सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, मुल्क उफ़क़ पर इस वक्त मुज़ाकरात की सियासत चल रही थी, उसकी बाज़गश चल रही थी कि इस दौरान MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तुंदो तेज़ जुमलों की जंग शुरू हो गई है। दोनों जानिब से ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। अब बात शुरू हुई थी ताजरों से। एक ताजिर ने वफाकी वज़ीर से एक सवाल किया था। मैं उस वफाकी वज़ीर का भी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि टॉपिक फिर चेंज हो जाएगा। उस वफाकी वज़ीर से सवाल किया, एक चुटकुला छोड़ा। उसके बाद में अगले ही रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह तय किया कि कराची के ताजरों से, सिंध के ताजरों से मुलाकात करेंगे, उनके शिकवे शिकायत दूर करेंगे। और उस मुलाकात के बाद खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उन्होंने कहा कि हम तो समझ रहे थे कि पिछले 15 साल में जो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, जो यहाँ पर ताजिरों के लिए अच्छा माहौल नहीं बना हुआ, कराची के हालात हैं, उन सबको लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी मुआफ़ी मांगेंगे ताजिरों से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके जवाब में शर्जील मेमन साहब सामने आए। उन्होंने कहा कि हम तो MQM के स्टेटमेंट को संजीदा लेते ही नहीं है। जो जोहराना ताजरों के एजाज़ में दिया था वो कामयाब था, और इसके अलावा जो MQM है वो मुर्दा सियासत में जान डालने के लिए सिंध हुकूमत पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। भत्ते की पर्चियाँ ताजरों को मिला करती थी, वो भी दौर कराची वालों ने देखा। उसके जवाब में MQM का ये मौक़िफ़ सामने आया। आज अली खुर्शीदी साहब जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, वो बहुत ज़्यादा आज गुस्से में थे और उनका अंदाज़ भी बता रहा था कि उनका मूड ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बात की अली खुर्शीदी साहब ने, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने कहा कि 10 रुपए के जो 12 तर्जुमान सिंध हुकूमत ने रखे हैं, वो ये मत भूले सिंध हुकूमत के वो हमारे भेजे हुए हैं, उनमें बहुत सारे लोग हमारे लोग हैं। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि ये उन्होंने बात मजाक में की है या संजीदा की है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जो कराची के हालात है, जो कराची में अभी भी भत्ते की पर्चियाँ ताजरों को मिल रही हैं, उस पर ताजरों से कौन पूछेगा। बहरहाल बात यह है कि ये तनकीदी सियासत तामीरी सियासत में कब तब्दील होगी, सिंध वाले, कराची वाले इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। परफॉर्मेंस के मुंतज़िर सिंध के बासी इन सियासतदानों को देख रहे हैं कि वो सिंध और कराची के हालात को कब ठीक करते हैं। इस पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा अरशद बोहरा साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती वक्त हमारे लिए मौजूद होगा। अली राशिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। मैं अरशद बोहरा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, MQM एग्जिस्ट पहले दिन से कर रही है और आज तक कर रही है। 1977 में जब APMSO बनी थी और उसके बाद 1980s में, अर्ली 1980s में जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, मुत्तहदा महाजिर कौमी मूवमेंट वजूद में आई, फिर उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनी। तो ये तमाम एक हिस्ट्री। और आप आज 2025 जो है जनवरी का आखिरी दिन है, MQM पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिस्ट करती है। MQM पाकिस्तान ने बहुत बुरे दौर देखे हैं, बहुत सख्त दौर देखे हैं, और MQM पाकिस्तान ने वो दौर भी देखा है जबकि MQM पाकिस्तान को अपना लीडर ही चेंज करना पड़ गया। और ये तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि किसी पार्टी ने अपने लीडर को चेंज किया हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सब्जेक्ट है मैं उस पर आता हूँ। MQM हमेशा से MQM ने ही कराची को डिलीवर किया है। MQM ने ही कराची को ओनरशिप 1977 से दी है, जब से एग्जिस्टेंस MQM जो है वजूद में आई। तो MQM का अगर कोई ये कहता है कि MQM ख़त्म हो गई है या MQM जो है वो एक मुर्दा घोड़ा है, तो वो मेरे ख्याल से उनकी भूल है। शहर की, कराची के अर्बन एरियाज की MQM वाहिद जमात है जो MQM को जो इस शहर को, सिंध के अर्बन एरियाज को ओन करती है। आज तक आप तारीख उठाकर देख लें, जो डिलीवरेंस लेवल है इस सिंध के अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है वो सब आपका पॉइंट सामने आया बिल्कुल। आपने जो बात कही इस पर अली राशिद साहब का जवाब ले लेते हैं। अली राशिद साहब, MQM का मौक़िफ़ है कि जो बयानबाजी ये आप लोग कर रहे हैं, ये बैड गवर्नेंस को कवर करने के लिए कर रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो एक चीज़ वाज़ेह हम कर दें, बयानबाजी हमारी तरफ से तो शुरू की नहीं गई, ना हमने की। हमने तो एक बहुत अच्छा एक जेस्चर दिया, वेलकम किया जितने भी ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस कम्युनिटी है कराची की, उनको बुलाया, उनके साथ एक लंच रखा, एक इंटरैक्टिव सेशन रखा और उनसे पूछा उनके क्या मसाइल हैं, कि हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना काम बेहतर करें और उनके मसले हल कर सकें, कि उनको भी लगे उनकी सुनवाई हो रही है। और उसकी ही सूरत में अभी एक सिंध बिजनेस कम्युनिटी फैसिलिटेशन कमेटी भी बन चुकी है कि अगर सिंध के ताजिर जो हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उनको कहीं भी किसी किस्म की दुश्वारी होती है तो वहाँ हुकूमत जो सिंध की है उनको फैसिलिटेट कर सके। अब बात यह है कि हमने उनको बुलाया, वो बिजनेस कम्युनिटी आई, उन्होंने हमें सराहा, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जी ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, न 3 में न 13 में, एमक्यूएम से कुछ ताल्लुक नहीं, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई ये सिंध की कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी को धमकी दी जा रही है। देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि ना 3 में ना 13 में एमक्यूएम पाकिस्तान कराची की सबसे बड़ी पार्टी है, अपोजिशन लीडर एमक्यूएम से है, सिंध की दूसरी बड़ी जमात है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ना 3 में ना 13 में? 3 में ना 13 में बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ, मैं उसने अपनी बात पे कायम हूँ। 3 में ना 13 में अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत के वक्त अगर बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक लंच रखती है और वहाँ इंटरैक्टिव सेशन होता है और वहाँ सिंध हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी से पूछती है उसमें आपके क्या इश्यूज हैं और वो उस चीज़ को वेलकम करते हैं बिजनेस कम्युनिटी के, इससे एमक्यूएम का क्या ताल्लुक है और एमक्यूएम को क्यों तकलीफ हो रही है? अच्छा, मेरा ये सवाल है कि इसमें ना उनका लेना ना देना, उस भाई उनकी किसी चीज से हमें। वोरा साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। वोरा साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। जरा अली खुर्शीदी साहब अपना जवाब कंप्लीट कर रहे हैं। जी अली साहब। अली राशिद, सॉरी माजरत, अली राशिद। जी जी, ठीक है ना। पहली चीज तो मैं कह रहा हूँ एक खुशगवार माहौल था, सबको बुलाया गया। एमक्यूएम को चाहिए था, कहते हैं कि भाई आप नेक्स्ट टाइम रखें तो हमें भी बुलाएगा, हम भी इस शहर के वासी हैं, हम भी यहाँ रहते हैं, हम भी यहाँ सीटें जीतते हैं। मैं नेगेटिव चीज़ों पे जाऊँगा ही, नेगेटिव चीज़ें अगर मैं गिनवाने पे आऊँ एमक्यूएम और बाकी चीज़ों की तो बहुत लंबी एक तवील गुफ्तगू हो जाएगी। मैं उस पर जाता ही नहीं, मैं पॉजिटिव शख्स। लेकिन आपकी पार्टी के आपके दीगर साथी आजकल गिनवा रहे हैं, फिर उसका जवाब भी एमक्यूएम की तरफ से आ रहा है, ऐसा तो चल रहा है अली राशिद साहब। करने को तो हम कर सकते हैं ना, मगर जो माहौल बना हुआ होता है उस माहौल के हिसाब से चलते हैं ना। अरशद वोरा साहब जो है मेरे बड़े मोहसिन हैं और वो बड़े डिसेंट और सिविलाइज तरीके से बात कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट भी ऐसे ही किया। तो मैं चाहता हूं कि उसका तसलसल उसी तरह जारी रखे, खुशगवार। जी अरशद वोरा साहब, अली राशिद साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसने बिजनेस कम्युनिटी को जोहराने पर बुलाया, उसमें एमक्यूएम कहां से आ गई? देखें, जोराना पर आप खुद ही तो ये कह रहे हैं कि उनसे इश्यूज पे बात करने के लिए बुलाया था। तो इश्यूज पर बात करने के लिए मैं इश्यूज बता देता हूँ ना आपको। कराची शहर, जिसको कि अभी रिसेंट जो फिगर्स आए हैं उसमें भी कराची जो है वो हमेशा की तरह जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, कराची जो है नंबर 1 ही रहा है टैक्स पेइंग में, और 65-67% कराची ने टैक्स दिया है इस मुल्क के नेशनल एक्सचेकर में। कराची की इंडस्ट्री का हाल, इंडस्ट्रियल स्टेट का हाल, इंडस्ट्रियल स्टेट जो 2 बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, एक कोरंगी है और एक साइट है, उसका जो हाल है वो ये हाल है कि उसको मोइनजोदड़ो से अगर तशबीह ना दी जाए तो मैं समझता हूँ कि गलती होगी। और उसके बाद आप वहाँ पर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, जिसको कि आप बैकबोन कहते हैं, आज भी आपकी 65% इकोनॉमी है, उसकी रिक्वायरमेंट, मैं सिर्फ साइट की बात करता हूँ, 40 मिलियन गैलन पर डे की है। उस 40 मिलियन गैलन में ये सूबा, ये गवर्नमेंट कराची की उस सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को 2 MGD या 1 MGD से ज्यादा पानी नहीं दे पा रही है पिछले 40 सालों से। आप ये देखें कि यहाँ पर बिजली, चले मैं ठीक है, बिजली का इशू जो है वो एक फेडरल इशू हो जाता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल खराब है, सीवरेज का हाल खराब है। आपको सड़कें, यकीन करें 10-10 साल से जो सड़क टूटी हुई है उस सड़क के ऊपर किसी को ये तौफीक नहीं हुई। आप अपने फॉरेन, लेकिन मेयर कराची तो कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, नहीं ले जा सकते। सईद गनी साहब जो वजीर बल्दियात सिंध हैं, उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें सर, वो तो पूरे प्रोजेक्ट गिनवा रहे होते हैं। थोड़ा सा बता दूं जी, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जो पैसे मिलते हैं सिंध गवर्नमेंट को पिछले 17 साल में, इनको तकरीबन 16-17 हज़ार अरब रुपए मिले हैं।
और 16-17 हजार अरब रुपए का मतलब ये होता है कि हर साल तकरीबन $3 बिलियन, जिस $3 बिलियन के लिए हमारी गवर्नमेंट IMF के तरले लगी हुई होती है, उसके पीछे लगी हुई होती है कि हमें वो $3 बिलियन मिले तो हम अपनी मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट करें। वो $3 बिलियन हर साल सिंध गवर्नमेंट को मिल रहे हैं। कोई इनसे ये तो पूछे कि क्या कराची के इंडस्ट्रियल स्टेट्स को, कराची ओवरऑल कराची की मुझे कोई एक सड़क बता दे जिसको कि ये कह सकें कि ये सड़क जो है कराची की किसी को दिखाने के काबिल है। हम पंजाब में जाते हैं, हम इस्लामाबाद में जाते हैं, हम पंजाब की मोटरवेज पे दाखिल होते हैं, आप यकीन करें ये एक लियारी एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे के अंडर में आता है, लेकिन आप उस पे ये देखें कि मोटरवे पर तो सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव क्लियर कर चुके हैं बोरा साहब के जो सिंध में अगर नहीं बनी है या जो बनी है वो ठीक नहीं है, ये तो विफाक का प्रोजेक्ट है, विफाक का काम है बनाना। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर सिटीज जो है उन्होंने चैलेंज भी किया है कि ऐसी सड़कें पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। देखें मैं इसकी बात में देता हूँ। चले मैं कहता हूँ आप मोटरवेज को छोड़ दें, मैं हाईवेज को छोड़ दें, आप गली मोहल्लों में चले जाएं। ये तो चैलेंज किया है वज़ीर आला ने कि इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़कें मुझे ऐसे दिखा दें। अली राशिद साहब, इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो इस वक्त जो है मोइंजोदड़ो से आप उसको मोइंजोदड़ो से रिजेंबल कर रहा है। अली राशिद साहब, एक बात बार-बार अरशद बोरा साहब कर रहे हैं कि साइट एरिया हो कराची का या कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हो, उसको वो मोइंजोदड़ो से तशबीह दे रहे हैं, तो इसका मैं आपसे जवाब लाजमी चाहूंगा। दूसरा ये कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज ये कहा है कि आप लोग पर्चियां हमें गिनवा रहे हैं कि पर्चियां आती थी कभी कराची में, तो भत्ते के लिए तो ताजरों को अब भी तलब किया जाता है, अगर वो ना जाएं तो रोजाना की बुनियाद पर ताजर कत्ल भी हो रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? आप लोगों ने ताजरों से जोराने में, सर सवाल पूरा ले लीजिए। खालिद मकबूल साहब कह रहे हैं कि ताजरों को जोराना दिया था, उसमें माफी मांगनी चाहिए थी उनसे। प्लॉट पर कब्जे किए जा रहे हैं, यहाँ पर जी अली राशिद साहब, पूरी एक माफिया है जो इंडस्ट्रियल प्लॉट पे कब्जे कर रही है। अरशद बोरा साहब, ये मैं सवाल थ्रो कर दिया है अली राशिद साहब से, उसका जवाब लेते हैं। जी अली राशिद साहब, देखिए बात ये है दरअसल कि वो कोरंगी को मोहनजोदारो से मिलाए हैं किसी से। बात ये कि कौन सीटें जीत रहा है कराची शहर से। अगर इतनी देखें, मैं अगर एक पार्टी का तर्जुमान हूँ, इस पार्टी का ताल्लुक है मेरा, एमक्यूएम सीटें जीती हैं 2024 के इंतखाबात के नताइज सामने रखे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो अभी तो बॉयकॉट कर दिया ना उन्होंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इस पार्टी, किसी भी पार्टी में जो भी होगा वो अपनी पार्टी की बात करेगा, उसको डिफेंड भी करेगा, उसकी अच्छाई भी करेगा, और दूसरी ऑपोजिशन है वो उसमें खामियां भी निकालेगा। बात यह है कि तसलसल से अगर 15 साल जो वो कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत आ रही है, और कोरंगी से पहली दफ़ा आपका कोरंगी के टाउन का नाजिम भी जो है वो पीपल्स पार्टी का है, MPA भी पीपल्स पार्टी का है, MNA भी होता, मगर खैर वो एक और डिबेट है। मैं अगर आप मुझे अलाउ करें अली राशिद साहब, तो मैं अरशद बोरा साहब से एक सवाल करता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। अरशद साहब, एक बात है जो अली राशिद साहब भी बार बार कह रहे हैं कि हमने अगर ताजरों से मुलाकात की है मसाइल हल करने के लिए, ये सवाल मैं भी आपसे करता हूँ, मसाइल के हल के लिए की है, बिलावल भुट्टो साहब खुद मिले ताजरों से, इसमें धमकियां में लहजा कहां से हो गया? खालिद मकबूल साहब भी कह रहे हैं, पूरी MQM कह रही है कि ताजरों को धमकी। देखिए चले मैं कहता हूं इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्होंने जोराने पे बुलाया, इन्होंने ताजिरों को जोराने पे बुलाकर ताजिरों से जो है बात की। बात यह है कि जो इनको फंडिंग मिलती रही है 17 साल में, ये 16-17 हजार रुपए मिले हैं, इनका भी मैं कहता हूँ अवाम भूल जाती है इनका हिसाब लेना। आप अगर कहते हैं कि हम टाइमलाइन हमें दे दें, हमने कराची के जो है ताजिरों के मसाइल सुन लिए, कराची के ताजिरों के साथ साथ कराची के अवाम के भी मसाइल हैं, तो हमने ये सुन लिए, तो ये टाइमलाइन दे दें कि भाई हम जो है अगले 3 साल में आपकी 40 मिलियन गैलन इंडस्ट्रियल वाटर की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर देंगे। ये टाइमलाइन दे दें कि हम पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देंगे। ये टाइमलाइन दे दें कि इस शहर में जो है लोग बस की छतों पर सफर नहीं करेंगे। ये टाइमलाइन दे दें कि ग्रीन लाइन जो है वो जिसको आज तकरीबन 15 साल हो गए, जो कंप्लीट नहीं हुई है और आधी खोद के रखी हुई है, जिससे पूरा शहर मुतासिर हो रहा है, वो 2 साल में ठीक कर देंगे। ये टाइमलाइन दे दें कि जिस यूनिवर्सिटी रोड को खोदे हुए जहाँ से लोग जो है बीमार अब होना शुरू हो गए हैं, जहाँ मेंटली स्ट्रेस में आकर लोग मेंटली इल हो चुके हैं, वो जो है 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। ये टाइमलाइन दे दें कि जो करीमाबाद का अंडरपास इन्होंने खोद के छोड़ दिया है, जिसकी तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है, वो अगले 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ये टाइमलाइन दे दें कि कराची का सीवरेज का हर गली हर मोहल्ले से सीवेज का चले लेते हैं। अली राशिद साहब, आप इस वक्त सिंध के हुक्मरान जमात से आपका ताल्लुक है, बहुत सारे सवाल ताबड़तोड़ सवाल अरशद बोरा साहब ने आपकी तरफ थ्रो कर दिए हैं। जो कराची में धूल मिट्टी का तूफान है, ये बहुत सारी आप लोगों ने इस वक्त डेवलपमेंट के काम शुरू करवाए,
इसके लिए टाइमलाइन दे दीजिए। टाइमलाइन दे दी है और हमने बिल्कुल दी दी है। ये आए आगे बैठे तो जब आप देखें, आपको मैं बात बताऊं, खुद भी तालिक है अरशद वोरा साहब को, तो आ जाते खुद उस मीटिंग में आते बगैर उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स देखे हुए, बगैर देखे हुए कि क्या। सर वो तो अली राशिद साहब वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से तो बयानात आ रहे हैं, ये बयानात ना दें, ऐसा ना करें, क्योंकि आना तो हमारे पास ही पड़ता है। वजारत उज़्मा का जो दरवाज़ा है वो MQM के पास से होकर गुजरेगा। खैर अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा, अगर ऐसी बात होगी, मगर वो ज़माने गए मेरे ख्याल से। वी क्रॉस दैट ब्रिज। अब मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होना है, और अगर ऐसा उनको लगता है तो अच्छी बात है। देखिए मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं नेगेटिविटी पे नहीं जाना चाह रहा, और अभी भी थोड़ा आपने और अरशद वोरा साहब ने चीज़ों को उस तरफ लेके गए तो मुझे मजबूरन उस चीज़ पे करना। मगर अगेन कमिंग टू दिस, मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ हुई, बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, उनसे इंटरेक्शन की, एंगेज किया उनके। अगर उस पर आप रोते रहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं किया, वो तो आगे बढ़े। माजी में जाएंगे, मैं 10 चीज़ें आपसे कहूँ कि ये क्यों हुआ, वो फलाना क्यों हुआ, बल्दिया जो फैक्ट्री अभी तक उसके जो अभी तक के वो तो नहीं जा रहे माजी में। अली राशिद साहब वो कह रहे हैं कि अभी का बताएं, टाइमलाइन दे मुस्तकबिल की, माजी की तो बात ही नहीं कर रहे। टाइमलाइन दे दी ना, जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने अनाउंस किए हैं, अब हमने हर चीज की टाइमलाइन दी भी है और उस पर काम शुरू हुए हैं। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो नहीं हुआ है? आप देखें, उठा के देख लें। वाहिद आपको या पीटीआई, आपको सिर्फ यही पार्टियां मिलेंगी जिनकी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या तो कोई नेगेटिव बात हो रही होगी या कोई टॉक्सिक बात हो रही होगी, मतलब आगे बढ़ना ही नहीं है। आपको पीपल्स पार्टी जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई दिखेगी, कोई नया मंसूबा अनाउंस कर रही होगी, कोई हेल्थ केयर, कोई अस्पताल, कोई फ्लाईओवर, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, और इसी वजह से मकबूलियत हमारी बढ़ रही है। आप कहते हैं अली खुर्शीदी ने जो कहा कि जी वो इतने लोग छोड़ के जो इनके पास चले गए हैं हमारे, ये कोई फखर की बात नहीं है। अरशद वोरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। जी वोरा साहब। जी देखिए, मैं आपको सिर्फ मैं बार बार बात रिपीट करता हूँ, जो कराची वालों की दुखती रह गई यूनिवर्सिटी रोड का ना, वो सवाल आप ना कीजिएगा दोबारा। सर नहीं, मैं वो नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ ये करूंगा कि $3 बिलियन जिस शहर को मिल रहे हो साल के, दुनिया का मुझे एक शहर बता दें जिसमें एवरेज 2 बच्चे गटर में डूब के, गटर का ढक्कन ना होने की वजह से हर माह जो है 2 बच्चे एवरेज। लेकिन उसके लिए वोरा साहब मेयर कराची बहुत काम कर रहे हैं, और वो मुसलसल उन्होंने देखे एक एप्लीकेशन भी बनाई है। वो कह रहे हैं अब गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं तो उसमें क्या करें, लेकिन इस मामले पर वो बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई देते हैं हमेशा मेयर कराची। अच्छा, तभी पिछले महीने भी जो है एक बच्चा जो है वो गटर में से लेकिन वोरा साहब वो कहते हैं कि देखिए हमने इतने ढक्कन लगवा दिए, अब तो वो उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐप के जरिए देख भी सकते हैं, शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, ढक्कन चोरी हो जाते हैं। इस पे मेयर क्या करेंगे? मतलब क्या देखें, आई एम सॉरी टू से, जिस शहर से 15,000 टन कचरा नहीं उठा सकते, क्या मैनेजमेंट है कि 15,000 टन? वोरा साहब आप लोग भी तो तनकीद करते थे ना कि जमात इस्लामी वाले किस तरीके से लाइनें बंद कर देते हैं। बहरहाल वो तो नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो कह रहे हैं ढक्कन चोरी हो जाते हैं। तनकीद तो आप लोग भी करते थे मुखालफिन पर, ये तो हमें भी पता है किस तरह के स्टेटमेंट आया करते जब आप लोगों की कराची में मेयर था। आज भी तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई गटर के ढक्कन ना होने की वजह से, अब अगर आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो अल्लाह करे कर दें वो पूरी कोशिश। मैं तो कोई एक ऐसा इशू बता दें इस शहर का जो कि कह दें कि हमने ये काम सबसे बेहतरीन कर दिया है। मुझे कोई एक चीज गिनवा देना, मैं तो आपको सर बताया। अली राशिद साहब ने कतई कलामी की माजरत चाहूंगा। अरशद वोरा साहब, अली राशिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों बहुत शुक्रिया। काफी प्रोजेक्ट थे जो अली राशिद साहब ने बताया, जिन पर काम चल रहा है और काम हो रहा है, और मुस्तकबिल में उन्होंने बताया कि वो कंप्लीट भी होंगे। बहरहाल इस वक्त सिंध में और कराची में जो काम हो रहा है, उम्मीद करेंगे कि ये जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और मजीद प्रोजेक्ट भी शुरू हो। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद बात होगी मुज़ाकराती अमल की। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात का अमल रुक चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इनकारी है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत दे दी है। क्या इस बड़ी ऑफर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवेल करेगी? इस पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कौसर काज़मी साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अहमद अवैस साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे ही मैं आगाज़ करना चाहूँगा।
मुसलसल ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सामने आ रही है कि मुज़ाकरात रास्ता होना चाहिए था और मुज़ाकरात के जरिए ही, टेबल टॉक के जरिए ही मसाइल के हल निकलते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने भी यही कहा, तो फिर राह फरार क्यों इख्तियार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप जरा साहब 2 जनवरी से अब तक के मामलात को सामने रखेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि राह फरार जो है किसी सूरत भी पीटीआई ने इख्तियार नहीं की, बल्कि हमने तो खोला था रास्ता। हमने तो सारी बातें छोड़ के हमने तो जो बड़े बड़े मुतालबात थे उनको भी पसे पुश डाल दिया और कहा कि भाई अभी ये छोटे 2 मुतालबे हैं, यहाँ से आप शुरू करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी, ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये बीच में से ठीक होगा तो फिर आगे चल पड़ेंगे। हमने तो बड़े खुले दिल से ये बात की थी, जो कि ये बात खुले दिल का मुजाहरा हमेशा हुकूमत को करना होता है, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि इन्होंने 2 तारीख से लेके 12 दिन तक जो है वो इमरान खान से मीटिंग नहीं होने दी और टाइम ज़ाया किया। और वो इरफान सिद्दीकी साहब को बड़ी लंबी लंबी एक फिलोसफर के अंदाज में कि जी 7 दिन तो सोचेंगे, अभी फिर देखेंगे, जैसे को दुनिया का बहुत बड़ा मसला है जो उन्होंने हल करना है। सिंपल इशू था एक कमीशन के अपॉइंटमेंट का। जब इन्होंने इतने दिन सोच के और कुछ भी ना किया और मिलने भी ना दिया, तो फिर उसके बाद हमारे पास तो कोई और रास्ता नहीं था। हम टाइम बाउंड, इस दुनिया में जो काम होता है वो टाइम बाउंड होता है। ये किसी और दुनिया में जाएंगे तो फिर वहां पे टाइम बाउंड कोई बात में नहीं होगी, यहाँ तो करना पड़ेगा हर चीज टाइम बाउंड। सर जो 28 तारीख की मीटिंग तय थी उसमें बैठते तो सही, बात तो करते, उसमें तो हो सकता है। क्या हमने तो कहा कि अब आपने लेट कर दिया तो फिर आप ये पहले इस बात पे तो एग्री करें, वहां बैठ के ये भी बात करेंगे हम ये नहीं करते हैं तो फिर फायदा क्या। हमने कहा था कि आप कम से कम इस बात पे, हमने इतनी बातें छोड़ के जो है मुतालबात की और हम सिर्फ इस बात से कि चलो ये मामलात को हल करें, तो आप इतनी बात तो करें कि हाँ हम जुडिशियल कमीशन के ऊपर तैयार हैं, वो उसकी मोडालिटीज तय हो जाती है। 28 तारीख को बैठ के हो सकता है वो ये कह देते हाँ हम तैयार हैं, लेकिन आप लोग बैठे नहीं ना। देखिए इसका गिला तो आपके नहीं, देखिए मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आगे अभी आपने आज शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनी आपने, उसी से अंदाजा होता है कि ये कितने सिंसियर हैं। लेकिन सिद्ध के दिल की वो बात करते हैं, वो सिद्ध के दिल तो है ही नहीं उसके अंदर। वो कह रहे हैं कि 2014 के धरने की बात करेंगे और 2018 के जो इंतखाबात को सामने लेके और फिर हम देखेंगे। क्या एक नया फलसफा, ना जिसका सिर न पाओ, कैसी बात करते हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। सर 2024 में अगर आप लोगों के शिकवे शिकायत है तो 2018 के इलेक्शन के लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी बहुत शिकवे शिकायत है, बहुत गिले। तो हमें तो 13 से भी है, 13 में भी विक्ट्री स्टैंड को जाके आप 28 तारीख को बैठते तो ये मुतालबा भी रख देते ना, आप बैठे ही नहीं ना अहमद साहब, आप रख देते, आप कहते ठीक है करें 14 का, करें 18 का, लेकिन हम फिर क्यों कहें हम इररिलेवेंट बातों में क्यों टाइम जाया करें। जो रेलेवेंट बात है उसके ऊपर आए सीधी। रेलेवेंट बात 9 मई का वाकया है, रेलेवेंट बात 26 नवंबर का वाकया है, इनके ऊपर हम कहते हैं कमीशन की बात करें, आए बैठ के कर लें। लेकिन ये बात जो ये रेलेवेंट बात के ऊपर हम 14 के धरने की बात को है रेलेवेंट, आप बताएं 2025 के अंदर। सर मेरा भी आपसे यही सवाल है ना, आपके जो इस वक्त ताज़ा हलीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने भी आपसे ये शिकवा किया है जब आप उनके पास गए कि हम एक अलायंस बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कहीं भाग तो नहीं जाएंगे हमारी बात सुने बगैर। यही शिकवा हुकूमत भी कर रही है। नहीं उनका वो तो और मामला आता है, ये मसला और है उनका हमारा ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने लिंक किया ना इसको, उन्होंने लिंक किया, उन्होंने कहा बात सुने बगैर चले तो नहीं जाएंगे। नहीं, क्या लिंक किया उन्होंने? सर जब अलायंस के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई तो मौलाना ने कहा कि ठीक है आप लोग हमारी बात सुने बगैर चले तो नहीं जाएंगे, जैसे हुकूमत को छोड़ के आ गए। हुकूमत की भी तो बात नहीं, तो इस बात को उन्होंने लिंक करके शिकवा शिकायत गिला किया। नहीं वो देखिए वो तो एक सोच अलग है, लेकिन हमें अपना देखना है कि एक इतने दिन सिर्फ इतनी बात के लिए इन्होंने जाया कर दिए, इसका मतलब है कि ये सिर्फ टाइम को गेन करना चाह रहे थे। राइट। कुछ भी कौसर काज़मी साहब, बाकी आप लोग सिर्फ टाइम जाया कर रहे थे, आप लोग दिन जाया कर रहे थे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात थे, जैसे अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं था कमीशन बनाना, क्यों नहीं बनाए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी मेरे मोहतरम उवैस साहब ने हवाला दिया,
और 2013 तक चले गए। शायद ये भूल जाते हैं कि वो जो खान साहब के इल्जामात थे ना, वो 35 पंक्चर वाले और साथ वो 4 हलकों वाले, उस पे वो सियासी बयान क्या है कि यू टर्न ले चुके हैं। ठीक है ना जी, वो बिल्कुल यू टर्न हो चुका है मामला। तो क्या अब उस पे आप करेंगे जिस पे आप खुद मान चुके हैं कि वो एक सियासी बयान था। अभी ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं भाई, आज रात 12 बजे तक भी वजीर आजम साहब ने टाइम दिया है। 28 को अगर ये वापस आ जाते तो सुन लेते बात इन राइटिंग में, गवर्नमेंट इनको चीजें देती और ये खुले दिल से लोगों को बता सकते हैं। लेकिन मसला पता है क्या है, इनका वो जो सोशल मीडिया और साथ जो अफराद है ना, वो दलील वाली बात, मंतक वाली बात मानते ही नहीं है। ये जो चाहे उनको कह दें, उन्होंने इनका बयानिया टो करना है और उसके बाद उन्होंने फैला देना है अपने सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों को बिल आखिर यकीन दिला देना है कि हम सच्चे हैं। भाई मसला ये है, आप अपने मुतालबात तो देखें ना। मुतालबात आप उन अफराद का कर रहे हैं, अब ब्लैक एंड व्हाइट केस है 190 मिलियन, और ये बैठ के कहते हैं कि खान साहब हक और सच की पादाश में और मुल्क की खातिर जेल काट रहे हैं। भाई वो बंदा चोरी के चक्कर में, साफ और शफाफ चोरी में अंदर है। ये इसका जवाब फिर मुझसे पहले सुन लीजिए, आगे बाद में करेंगे। जी अहमद अब्बास साहब, जी कौसर कादमी साहब की आवाज अभी दे दे, मैं रुक जाता हूं मोहतरम, अभी दे दे। जी कौसर साहब ने भी इजाजत दे दी। देखिए एक बात सुने, ये जिसकी बात कर रहे हैं, जिस चोरी की बात कर रहे हैं, चोरी तो इनकी गिनाने लगे तो मेरे ख्याल में रात से दिन चढ़ जाएगा। सर गिनवाएं। सुने, हाँ पहले मैं इसकी बता दूं आपको, जो जिसको आप कह रहे हैं मैं उसकी बता दूं पहले, फिर आपको मैं वो भी बताता हूँ। मुझे सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड अहमद साहब 10 सेकंड लेते हैं कौसर कादमी साहब के। जी कौसर, अब जरा जिगर थाम के बैठे हैं, अब मेरी बारी है। सुने, मेहरबानी करें, मैंने आपको अपना वक्त दिया, आपकी बारी नहीं है। मैंने आपको, आप सुनिए सर मैंने आपको बताऊं आपको। अहमद अब्बास साहब 10 सेकंड मांग रहे हैं कौसर कादमी साहब, 10 सेकंड उनको दे देते हैं। जी कादमी साहब, जो वहां की अदालत ने, सुने अब बात तो सुनेंगे, 10 सेकंड दे, वैसा ना करें ना भाईजान, 10 सेकंड देंगे तो बात, अगर आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो फायदा कोई नहीं। देखिए अहमद अब्बास साहब, आपको शायद आवाज आ नहीं रही है कौसर कादमी साहब की, वो ये कह रहे हैं मैं आपको जवाब आपको टाइम दिया है, लेकिन मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे दें। जी कादमी साहब 10 सेकंड आप। जी वैसे सबको कहें, पहली बात है मैं इनको रोक नहीं रहा, मैं इनको अपना वक्त दे रहा हूं सर, क्योंकि मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की। दूसरा, ये एक एक चोरी गिनवाएंगे और फिर एक एक का मुझसे जवाब लेंगे। जी अहमद अब्बास, एक एक चोरी नंबर वाइज गिनवाएं, मैं आपको जवाब दूंगा। जी मेरा ख्याल टॉप 2000 सुनिए, जी सुनिए, 1980 में पहली दफा ये नवाज शरीफ साहब जो हैं ये पंजाब की मिनिस्ट्री में आए और 10 साल के अरसे में, जब 1990 में ये प्राइम मिनिस्टर बने, 10 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न रिकॉर्ड में आज भी मौजूद हैं हुकूमत के पास और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, वो उसके पास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, और वो इनकम टैक्स रिटर्न में 8,000, 7,000, 10,000, 12,000 से ज्यादा इनका सालाना टैक्स नहीं है। और उसके बाद ये मुझे बताएं ये दोनों भाई कि एवरफील्ड और वो जो अजीजिया की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वो कैसे खरीदी गई, वो इनके नाम प्रॉपर्टी कैसे आ गई, मुल्क गरीब हो गया, ये दोनों भाई कैसे अमीर हो गए। आपने टॉपिक अहमद साहब चेंज कर दिया, तो पहले सिर्फ इसका जवाब ले लेते हैं। कोई बात नहीं। अब बात पहले सुन ले, मैं आपको एक एक करके गिनाता हूं। पहले एक का जवाब लेते हैं ना सर, फिर टाइम नहीं है इतना प्रोग्राम में। इसका जवाब दें। जी कादमी साहब, चले जी, अभी इन्होंने हवाला दिया कि टैक्स रिटर्न जो है वो 10,000 से ऊपर नहीं। उस शख्स के हवाले से कह रहे हैं कि जो लेट 60s के अंदर पाक फौज के साथ, कोई मैं किसी करियाने की दुकान की बात नहीं कर रहा, दिफाई इदारों की बात कर रहा हूँ। दिफाई इदारों को मियां मोहम्मद शरीफ साहब टैंक के पुर्जे, भाईजान टैंक के पुर्जे देते थे। अभी इन्होंने वैसे कह दिया एवन फील्ड का हवाला दिया, लेकिन शिकायत तो करते हैं कि 70s में जो उनके साथ हुआ वो जीरो पर आ गए थे। ये भी शिकायत करते हैं सर। आप रिकॉर्ड देखें ना, रिकॉर्ड में ये तो लेकिन उनको वापस मिले जनरल ज़िया के दौर में, देखे ना आप, यही तो अवाम में गलतफहमी पैदा करते हैं कि आप एक सवाल करते हैं फिर उसका जवाब नहीं देते। अहमद साहब जवाब दे रहे हैं, काज़मी साहब उनको मौका देना चाहिए। सुने ना अहमद साहब, मैं थोड़ा सा मुज़ाकरात के हवाले से बात करना चाहता हूँ। आवाम थोड़ा मुज़ाकरात पर भी सुनना चाहती है। ये जो तनकीदी बयानात हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पिछले 20 साल से चल रहे हैं। मैं दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा,
ये इट वाज काज़मी साहब एक सवाल पहले आपसे मुज़ाकरात के हवाले से, प्लीज कम टू द पॉइंट। फजलुर रहमान साहब भी आपसे शिकायत कर रहे हैं, आप लोगों के हलीफ हैं, अब भी हलीफ हैं, हुकूमत ये कहती है। कौसर काज़मी सवाल आपके लिए, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो भी मुज़ाकरात का अमल पाकिस्तान तहरीक ऑपोजिशन के साथ शुरू किया उसमें हमें तो एतमाद में लिया ही नहीं, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि हुकूमत में इतनी भी क़ुव्वत नहीं है कि एक दिन भी चल सके। मौलाना साहब ये बातें करते हैं अफराद को अपने दर पे बुलाने के लिए, ये तो मौलाना की और हमारे दरमियान बात है ना कि वो उनके काज़मी साहब के लिए सवाल है, वो एक अलग मसला है। क्वेश्चन तो ये है कि हमारी और हुकूमत के दरमियान जो बातचीत है। आता हूँ अहमद अवैस साहब आपकी तरफ आता हूँ, गालबन कुछ सिग्नल्स इशू है जो अहमद अवैस साहब काज़मी साहब जी काज़मी साहब आप कंप्लीट कीजिए। मसला पता है क्या है, मौलाना साहब जो है ना वो चस्के ले रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ, बल्कि बदले ले रहे हैं इनसे जो उनके लेकिन वो हुकूमत को कह रहे हैं आप लोगों में इतनी भी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। सर ये बताएं ये कौन सा चस्का है कि वो आपको भी टॉर्ट कर रहे हैं साथ में? सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ भाई। अब जब ये तहरीक इंसाफ वाले उनके दर पे जाते हैं ना, ये असल में मौलाना साहब उनके फॉलोअर्स को बता रहे होते हैं भाई हर मामले में ये ऐसे यू टर्न देते हैं। आज मैं इनके लिए मौलाना हो गया हूँ जिसको इमरान खान साहब मौलाना कहते हुए शर्माते थे। अब बात यह है मौलाना साहब से हमारे जितने मर्जी इख्तलाफात हो जाएं, मुझे बाकी नून का नहीं पता, जाती तौर पर इस चीज का यानी शाहिद हूं कि बिल्कुल जो हमारे कायदीन है, हमारे लीडर है मियां नवाज शरीफ, उनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं। वो जितने मर्जी खफा हो जाएं, 10 मिनट की मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात तमाम तरह इख्तलाफात को भुला देती है। अब ये मुज़ाकरात से पीछे क्यों हटे? उसकी वजह यह है, अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं, अगर ये 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला ना हुआ होता, आप यकीन करें अभी भी आपको मुज़ाकराती टेबल पे नजर आते। अगर तफसीलात ज़र और बाकी सिविल नाफरमानी कार्ड सारे कामयाब हो चुके होते, ये मुज़ाकरात से पीछे ना हटते। अब इनको पता चल चुका है, सजाएं हो चुकी है, रियासत के पास सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट एक केस है, सारी चीजें उनके पास है। अब ये मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार की है इन्होंने। लेकिन आप ये बात लिख लें, देर बदेर ये वापस हुकूमत की तरफ आएंगे। इनकी निगाहें अभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, वहां से इनको बाहर शट अप कॉल मिल चुकी है, एक आध और मिली तो ये फिर हुकूमत की मिन्नतें करते हुए नजर आएंगे। तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। अहमद अवैस साहब, एक तो ये कौसर काज़मी साहब ने आपकी तरफ कह दिया मिन्नतें करेंगे हुकूमत की। अच्छा मेरा एक सवाल ले लीजिए अहमद अवैस साहब, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग डायलॉग टेबल पर आए, हो सकता है आप लोग हमें कायल कर लें, अगर हमें कायल कर लेंगे तो आपकी बात मानी भी जा सकती है, लेकिन रास्ता डायलॉग टेबल का ही। वो कह रहे हैं कि ये मिन्नतें करते हैं, हमने मिन्नतें करनी होती तो हम अब मुज़ाकरात कर रहे होते हैं इनके साथ। हम तो ऐसे इस किस्म की इन्होंने अपने लीडर को देखा है ना, जो स्पाइनलेस रहे हमेशा, कैसी बात करते हैं। अच्छा राना साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ आए बैठे मुज़ाकरात करें, कौसर काज़मी साहब मुस्कुरा रहे हैं आपके जवाब पर। अहमद अवैस साहब उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है आप हमें कायल कर लें, लेकिन बैठेंगे तो कायल करेंगे ना। नहीं, पहले आप वो देखिए, वो इतना वक्त टाइम कहते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। इतना टाइम आप कह रहे हैं कि टाइम पहले ही बहुत हो गया आपके कायद को जेल में, तो 2 हफ्ते और सही नहीं ऐसे इनको ख्याल होना चाहिए कि जिस दुनिया में रह रहे हैं ये टाइम बाउंड है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं जाना चाहती है। वो कहते हैं मैं शिकस्ता हो गया हूं वक्त तेरे हाथ से, साथ मेरा छोड़ दे या खुल के मेरा साथ दे। ये वक्त जो है ना सर, ये पहिया इनका फारिग हो चुका है। इनको हमेशा जज चाहिए होते हैं, साकिब निसार और खोसा जैसे, जो इनको इशारा करें, जो इनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करें और ये उनको इस्तेमाल करें। और साथ फैज रजीम वाले मामले जब तमाम पर अदलिया को जकड़ा हुआ था। काज़मी साहब बात की है कि मैं चुप कर जाता हूं सर। काज़मी साहब आप अहमद अवैस साहब जब रोकते हैं तो मैं फिर क्या करूं सर? नहीं अहमद अवैस साहब थोड़ा सा काज़मी साहब को जवाब कंप्लीट कर लीजिए, उन्होंने मुसलसल आपको वक्त दिया है। जी काज़मी साहब, मजबूत जुडिशरी का खौफ किसको है इनसे? देखिए मजबूत जुडिशरी उस वक्त थी, नहीं मजबूत जुडिशरी उस वक्त थी जब जिसको आप कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, उसके लिए साकिब निसार, खोसा, फैज रजीम और अभी के मलक रियाज खुद चल के नवाज शरीफ के पास गए कि आप रिजाइन दे दें। ऐसे जो डट के खड़ा कप्तान था उसके लिए पूरा मैदान खाली छोड़ के उसको खिलाया गया। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता वैसी जुडिशरी आपको दोबारा मिल जाए, वैसी सहूलतकारी, वो राफिया वाले सीन याद है ना आपको अवैस साहब? वो जुडिशरी अब आपको नहीं मिलने वाली। आपने इसी जुडिशरी का सामना करना है और दुनिया देख रही है। अब वो वाले जज नहीं मिलेंगे, गुड टू सी यू और खान साहब और ये बातें, अब वो वक्त गुजर चुका सर।
चलें, बिल्कुल ठीक है। अहमद अवैस साहब, क़ता कलामी की माज़रत चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कौसब और अहमद अवैस साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुज़ाकरात के लिए फ़िलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकारी है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सियासत पर नज़र दौड़ाएँ तो मौजूदा हुकूमत ही को देख लें। माजी के शदीद जो हरीफ थे वो आज हलीफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़िलवक्त मुज़ाकरात से इनकारी है, लेकिन सियासत में कोई भी बात हर्फ़ आखिर नहीं होती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।